नानकपुर गांव में आरती नाम की औरत रहती थी। वो गांव में लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करती थी। आरती की एक 13 साल की बेटी शालू थी। आरती अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत किया करती थी। एक रोज आ गई माँ तुम? हाँ शालू, लेकिन आजकल शादियां नहीं है तो कहीं भी कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, आप हाफ रही हो, पहले बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सुबह की निकली हुई हो, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पिलाने के बाद शालू रसोई में जाती है और खाने की प्लेट लेकर बाहर आती है। भूल जाओगे सारे गम जब खाओगे शालू के हाथों के अंडा चावल। खाना देख आरती गुस्से में आ जाती है। क्या चाहती है तू शालू? इस घर में एक और नौकर? मैं पैसे जोड़ती हूँ कि तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, लेकिन एक तू है कि जिसके हाथों से करची बेलन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ माँ? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर के ये सब काम रहने दिया कर। सॉरी माँ, मुझे लगा आप थकी होंगी तो आज मैं ही खाना बनाकर रख दूं। मेरी बच्ची अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। चल अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। अगली सुबह आरती शालू से कहती है, अरे शालू, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना, तो तुम घर पर ही रहना और घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? आज फिर काम ढूंढने जाती हूँ, शायद कहीं खाना बनाने का कोई काम मिल जाए। ये कहकर आरती काम की तलाश में निकल जाती है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बना जाए। अब मैं अपना खाना बनाने के शौक को ही अपना काम बनाऊंगी और खूब नाम कमाऊंगी। मेरी मजबूरी ही अब मुझे मुकम्मल करेगी। शाम को जब आरती फिर खाली हाथ घर आती है तो शालू अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़कर रखे हैं, क्यों ना हम उन पैसों से एक ढाबा शुरू करें? आप भी कब तक क्यों लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती रहेंगी? जो मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं वो मेहनत हम क्यों ना खुद के लिए करें? हम दोनों मिलकर उसको एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। एक छोटी सी दुकान को बड़े से होटल में बदलना है मुझे। ना बाबा ना, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसों को खाकर ढाबा खोला इसने। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, और गांव में तो वैसे भी 2 ढाबे वाले हैं ही, फिर लोग अपने ढाबे पर ही क्यों आएंगे? माँ, तू समाज और लोगों के बारे में कितना सोचती है। लोग हमें खाने को नहीं दे रहे हैं, और रही उन 2 ढाबों की बात, तो उनको दाल चावल के अलावा बनाना ही क्या आता है? हम अपने हाथों के हुनर से इतना लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि सबका मन जीत लेंगे, और फिर तुम देखना सब ग्राहक अपने ही ढाबे पर आएंगे खाने। हाँ हाँ ठीक है, पर तू साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। आरती शालू की शादी के लिए जमा रुपयों से एक ढाबा खरीद लेती है। शालू बेटा, हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये ढाबा खरीद तो लिया, पर अब हम इसमें ऐसा क्या बनाकर बेचेंगे कि हमारे ग्राहक बन जाए? माँ, अंडा चावल, और क्या? प्रोटीन से भरा अंडा चावल सबको गर्म रखेगा, और साथ में रायता और गुलाब जामुन बिल्कुल मुफ्त। शालू और आरती सब ग्राहकों को अंडा चावल के साथ पीने के लिए बूंदी रायता और मीठे में गुलाब जामुन परोसती हैं। सबको उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, और वो भी इतने कम दाम में। सचमुच शालू बेटा, तेरे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। भाई वाह, क्या स्वाद है तेरे हाथों में, वाह। हाँ आरती बहन, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है जो इतनी होनहार बेटी तुझे मिली है। धीरे धीरे गांव भर में उनका ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है, और उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। शालू और आरती की दुकान अब काफी अच्छे से चलने लग जाती है, जिससे दूसरे ढाबे वाले उससे जलने लगते हैं। उसकी सफलता देख बगल के ढाबे वाला मंगत राम कहता है, इन माँ बेटी ने मिलकर हमारे काम की वाट लगा रखी है। लगता है इन दोनों को मसा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन मंगत राम ने अपने 2 गुंडों जग्गू और कालू को शालू के ढाबे पर भेज दिया, जहाँ पहुंचकर वो दोनों शालू की माँ आरती से बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं, अरे सुनो छमिया, अगर तूने जल्द से जल्द इस ढाबे को बंद नहीं किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बे। ये सब क्या बेकार की हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा तुम जल्द बंद कर दो, समझे? नहीं तो आगे का अंजाम तो तुम दोनों जानते ही हो। अपनी ये धमकी किसी और को जाकर देना, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना जग्गू। और कालू कौन है? ये कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाकर तुम दोनों की हेकड़ी निकालती हूँ। चल चल कालू, ये लड़की नहीं सचमुच में आफत की पुड़िया है। क्यों तू इन गुंडों से उलझती है? अगर इन्हें इनकी सही जगह ना दिखाओ ना माँ, तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। जग्गू और कालू ये सारी बात जाकर मंगत राम को बताते हैं, पर मंगत राम आखिर कहाँ शांत बैठने वाला था। उसे एक चाल सूझती है, और वो कुछ अंडे के आकार के पत्थर लेता है और उन्हें सफेद रंग से पेंट कर देता है, और फिर आधी रात को जाकर शालू के ढाबे में अंडों की जगह उन्हें रख देता है। अगले दिन जब आरती और शालू अंडा चावल बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शालू की नजर उन अंडों पर जाती है। ये कैसे अंडे हैं जो इतने भारी हैं? अरे इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये क्या? ये तो पत्थर है मम्मी। ये जरूर उस मंगत का काम होगा। वो तो अच्छा है कि तू बिना जांचे परखे कोई काम नहीं करती, वरना जाने क्या होता आज। अब तो हद ही हो गई मम्मी। अब आज रात को अपने इस ढाबे की रखवाली मैं खुद करूंगी, और उस मंगत राम का ढाबा तो मैं बंद करवाऊंगी। उधर मंगत राम कब से किसी हलचल के इंतजार में बैठा था।
ये अभी तक उनके ढाबे में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? लगता है अंडे ठीक से अभी उबले नहीं। तभी मंगतराम शालू के ढाबे पर जाकर देखता है कि सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो छुपते छुपाते ग्राहक से पूछता है, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? क्या कुछ अजीब नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, ये खाना तो बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। आहा, अब ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तरकीब फेल हो गई। कोई नहीं, आज कोई नई तरकीब आजमाऊंगा। शाम को मंगतराम सफेद कंकड़ लेकर शालू के ढाबे में जाता है। आज तो ये सफेद कंकड़ चावल में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है इन माँ बेटी का ढाबा। वहीं शालू और आरती छुपकर ये सब देख रही होती हैं। वो जैसे ही चावल में कंकड़ मिलाने लगता है तो शालू और आरती उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। साथ ही शालू इस सारी हरकत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस को फोन कर उसे वहां बुला लेती है। मंगत चाचा, अगर कंपटीशन करना ही है तो सामने आकर करो। अगर इस तरह के काम करोगे तो फिर तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इसके बाद शालू और आरती अगले दिन से फिर से अपने काम धंधों में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके गांव में एक फूड कंपटीशन होता है, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा होती है। शालू भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और वो अपने अंडा चावल की रेसिपी वहां पर बनाती है। इतने बड़े कंपटीशन को जीतने के लिए आपने इतनी साधारण सी डिश को क्यों चुना? आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप रिजेक्ट हो सकती हैं? नहीं साहब, ये अंडा चावल ही मेरा घर चलाता है और इसकी वजह से ही मेरा ढाबा गांव भर में फेमस है, इसलिए मैंने यही बनाना उचित समझा। जजेस जब वो अंडा चावल टेस्ट करते हैं तो उन्हें खाकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने जिसे बहुत साधारण डिश समझा था वो बहुत ही लाजवाब होती है। वाह, इतना यमी अंडा चावल मैंने आज तक नहीं खाया। क्या आप अंडा चावल की ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करेंगे? मैं इसे अपने होटल में अप्लाई करना चाहता हूँ। एंड यू डोंट वरी, इनाम के साथ साथ इस रेसिपी को शेयर करने के लिए मैं आपको अलग से पेमेंट करूंगा। जी जरूर सर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी जो इतने बड़े होटल में मेरी रेसिपी के अंडा चावल बनेंगे। शालू ये कंपटीशन जीत जाती है और अब उसका ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है। आरती और शालू के दिन बदल जाते हैं और अब वो उसी गांव में खुद का बड़ा सा होटल खोल लेती है और उसमें अपना अंडा चावल की डिश को उस होटल की स्पेशलिटी के तौर पर रखती है। धीरे धीरे शहरों से टूरिस्ट आकर उसके होटल में ठहरने लगते हैं और उसके यहाँ का फेमस अंडा चावल खाते हैं। साथ ही वो अपने होटल के खाने के रेट भी बड़े ही साधारण रखती है, जिससे कि टूरिस्टों के साथ साथ गांव वाले भी उसके अंडे चावल का स्वाद चख सके। इस तरह शालू और आरती अपने होटल को बड़े ही अच्छे ढंग से चलाती हैं। साथ ही शालू अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देकर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती है। मान्या एक बड़े होटल में शेफ थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरह के खाने बनाने में माहिर थी। होटल वाले भी मान्या के काम को बहुत पसंद करते थे। मान्या, तुम्हारी बनाई रेसिपी हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसे ही नई नई डिश ट्राई करती रहा करो। बाकी ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू सर। आज सैलरी मिली है, क्यों ना माँ के लिए एक नई शॉल खरीद लूं। ठंड का मौसम भी आने वाला है और राहुल भी बहुत समय से नया बैट खरीदने के लिए कह रहा था। उसका जन्मदिन भी आने वाला है, उसके लिए एक बैट खरीद लेती हूँ। मान्या अपनी माँ के लिए शॉल और अपने छोटे भाई के लिए एक बैट खरीद कर घर पहुंचती है। अरे वाह दीदी, नया बैट! आज मैं इसी बैट से क्रिकेट खेलूंगा। मान्या बेटा, तुझे सैलरी मिलती है, तू हमारे लिए इतना कुछ ले आती है, अपने लिए भी कभी कुछ खरीद लिया कर बेटा। माँ, आप दोनों के लिए खरीद लेती हूँ तो समझो मुझे उसी में दुनिया की खुशी मिल जाती है। मान्या सबके बारे में कितना सोचती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सदैव सफलता मिलती रहे। आपका आशीर्वाद मेरी बच्ची पर सदैव बना रहे। मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली। मान्या इसी तरह से मेहनत से होटल में काम कर रही थी। मोनिका नाम की एक लड़की भी उसी होटल में वेटर की नौकरी करती थी। वो भी मान्या के बनाए खाने की बहुत तारीफ करती थी। मान्या यार, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की पाव भाजी नहीं खाई। अरे तो कल छुट्टी है, कल मैं तेरे लिए स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, तू कल घर आ जा। चल पक्का, कल शाम की पार्टी तेरे घर। अच्छा तुझे पता है, होटल में पूर्वी नाम की एक नई लड़की आई है। इससे पहले वो विदेश के किसी बड़े होटल में शेफ की नौकरी करती थी। बड़ी मॉडर्न टाइप की है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर शेफ की नौकरी के लिए आते हैं। आने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारी तरह ही काम के लिए आई होगी। वो तो बात ठीक है, पर मैनेजर साहब भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। विदेश के होटल में पहले काम किया हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ही इतराकर बात कर रही है। मोनिका अभी मान्या से बात कर ही रही थी, तभी होटल का मालिक एक लड़की को लेकर आता है। मान्या, ये पूर्वी है, आज से ये तुम्हारे साथ ही शेफ का काम करेगी। पूर्वी, तुम एक बार होटल की रसोई देख लो, कोई कमी लगे तो बता देना। और मैं जानता हूं तुमने तो पहले ही इतने बड़े होटल में शेफ की नौकरी की हुई है, तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि कस्टमर्स किस तरह का खाना पसंद करते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, अब मैं आपके होटल में आ गई हूँ ना,
अब देखना आपके होटल में कस्टमर्स की भीड़ लगी रही। पूर्वी मान्या के साथ काम पर लग जाती है, पर पूर्वी बहुत ही चालाक लड़की थी। सारा काम मान्या करती थी, पर जैसे ही मैनेजर सामने पड़ता, पूर्वी झट से काम का दिखावा करने लगती। पूर्वी काम को लेकर अक्सर लापरवाही दिखाती थी। ऐसे ही एक दिन, पूर्वी, ये ऑर्डर रेडी करना है और ध्यान रहे ये खाना बिना मिर्ची का बनाना है। एक सेकंड, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। अरे मान्या, जरा ये 2 ऑर्डर रेडी करने हैं, मिर्ची ज्यादा रखना, मैं जरा एक कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। खाने में मिर्च होने से और वो भी ज्यादा मिर्च खाकर कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मोनिका? मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऑर्डर में मिर्ची नहीं डालनी है। सर, मैंने तो पूर्वी को बोल दिया था, पर उसने ऐसी गलती क्यों की मुझे नहीं पता। सर, आपको पता है मेरे एक विदेशी फ्रेंड हमारे होटल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। मैंने मान्या को बोल दिया था इस खाने में मिर्च नहीं डालनी है, फिर उसने मेरी बात को अनसुना कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। मान्या, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, जहाँ झूठ पर विश्वास किया जाता हो वहाँ मैं खुद नौकरी नहीं करना चाहती। थैंक यू। मान्या उदास मन से घर आ जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा, जहाँ इज्जत ना हो ऐसी जगह पर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते आंटी जी, मान्या कैसी? अरे मोनिका, तू आज जॉब पर नहीं गई? तुझे पता है मेरा भी उस होटल में तेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मोनिका, तूने मेरी खातिर जॉब छोड़ दी? पर मोनिका, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वो जॉब करते करते मैं तंग आ गई थी। अब कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर कोई काम ढूंढूंगी। चल, आज फिर मैं तुझे अपने हाथ की पाव भाजी खिलाती हूँ। उस दिन भी तू आ नहीं पाई थी। मैंने एक नया काला मसाला बनाया है, आज पाव भाजी में वही डालूंगी। इसका मतलब आज तो मुझे काली पाव भाजी खिलाने वाली है। हाँ, यही समझ ले, काले मसाले की बनी काली पाव भाजी। मान्या, काली पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मान्या, तू सचमुच बेस्ट शेफ है। इस पाव भाजी को खाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू काली पाव भाजी का ठेला शुरू कर दे? क्यों ना दोनों मिलकर शुरू करते हैं? आधे पैसे मैं लगाऊंगी, बाकी के आधे पैसे तू लगा ले। दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। क्यों आंटी जी, सही कह रही हूँ ना? आइडिया तो अच्छा है। मान्या, तुम बताओ बेटा। माँ, अगर आप दोनों को ये सही लग रहा है तो ठीक है। मोनिका, हम दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला शुरू करते हैं। मान्या और मोनिका दोनों मिलकर काली पाव भाजी का ठेला लगा लेते हैं। मान्या के हाथों की बनी काली पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे उनके ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है और मान्या और मोनिका की काली पाव भाजी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है। मान्या, तेरे हाथों में जादू है। आज देख हमारे ठेले पर कितनी दूर दूर से लोग काली पाव भाजी खाने के लिए आने लगे हैं। ये देख, हमारे ठेले की काली पाव भाजी के सोशल मीडिया पर कितने वीडियोस बने हैं। मोनिका, ये सब तेरे कारण ही संभव हो पाया है। तू अगर मुझे हिम्मत ना देती तो मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी। मान्या, ये तेरा हुनर है जो तुझे यहाँ तक लाया है। अच्छा सुन, मैंने वो तुझे बताया था ना, होटल खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है, आज ही देखने चलते हैं। मान्या के खाना बनाने का हुनर और मोनिका की दोस्ती दोनों जब आपस में मिल गए तो उन दोनों ने अपने काम में सफलता हासिल की और कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे पैसे कमाकर एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें सबसे स्पेशल डिश थी काली पाव भाजी। विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरी वश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी, तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, हाँ, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुश ही खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा? इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना। तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है।
माँ जी मैं सच कह रही हूँ, रुको मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद ना जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों, जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना, मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हूँ। ठीक है, बाय। वर्षा ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।